Hi kids, hello everyone, welcome to the class. क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों? क्या हालचाल? Good morning, good morning, good morning. Good morning. कल क्लास नहीं हो पाई थी? Some sort of a ladies problem, you know. खड़ी नहीं हो पा रही थी मैं, मेरे पैर दर्द हो रहे थे बहुत ज्यादा. So इसलिए ignoring that, today I'm fine and I'll be teaching you guys. And we'll be covering this chapter, ecosystem. हाँ, तो कल क्लास हुई नहीं थी साहिल, इसलिए तो. Zebra inspired fit. Yes, it is from Jibara. Yes, not Zara, it is Zibara. घर के पास की दुकान. चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं एक और नया चैप्टर, इकोसिस्टम. बहुत ही शानदार चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है. नोट्स आपके पास होंगे, उसको खोल लीजिए. Let us understand this chapter nicely and completely. ठीक है? एक्साइटेड, यस, होना भी चाहिए. तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री का भी सिलेबस कल खत्म होता हुआ सुनने में आया है. अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है. सब सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म, बच्चा पार्टी खुश. फिजिक्स का कब हो रहा है? मैम ने, मेरी लास्ट जब बात हुई थी तो मैम कह रही थी मैं करा दूंगी. हाँ, केमिस्ट्री का तो कल हो रहा है. ये तो मेरी एनडी सर से 3 दिन पहले बात हुई थी. हाँ, 5 दिसंबर तक. चलो बढ़िया बढ़िया. 5 चैप्टर्स लेफ्ट. ओके, चलो कोई नहीं. चलो भाई, तो आज शुरू करते हैं बच्चों. क्रैश कोर्स आएगा, थोड़ा सा ब्रेक दे दो, थोड़ा सा ब्रेक. ठीक है, मैं भी जा रही हूँ, इंदौर जा रही हूँ मैं 2 दिसंबर को. ठीक है, अब इतना बड़ा सिलेबस कराया तो ब्रेक तो हम डिजर्व करते हैं यार. वक्त से पहले कराया है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. अब आते हैं बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद द टर्म इकोसिस्टम. क्या था इकोसिस्टम? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट वाज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद ए बायोटिक कंपोनेंट. सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. ठीक है, दिस टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय टैंसले. किसने कॉइन किया था बच्चों ये टर्म इकोसिस्टम? टैंसले ने. इसे यूज किसने किया था? रिटर ने. Who coined the term ecosystem? Tansley. ठीक है, yes. And who used it? Ritter. आखिर इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनेबल फंक्शनल यूनिट होता है. क्या होता है? सेल्फ सस्टेनेबल और फंक्शनल यूनिट होता है. सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब क्या बच्चों? कि यहां पे जरूरत नहीं है किसी और की. खुद से पैसा कमाएंगे, खुद से यूज करेंगे. ठीक है, बाहर से करने की जरूरत नहीं है. यहां पे इंटरेक्शन हो रहा है किस किस के बीच में? बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में. बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग फैक्टर्स. ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. कितने तरह की इकोसिस्टम हैं? देखिए बेटा, जैसे कि आपको पता ही है, खूब सारे आपके इकोसिस्टम होते हैं. आपकी जिंदगी में भी इकोसिस्टम होते हैं बहुत सारे. जैसे हाउ डू यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ योर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड्स, हाउ यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ योर क्रश विच इज अबाउट टू क्रश, एंड हाउ यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ योर मॉम एंड डैड. कितने तरह के इकोसिस्टम तो आपने भी बना रखे हैं. ऐसे ही बच्चों हमारे इस पृथ्वी में भी बहुत तरह के इकोसिस्टम्स हैं. कुछ नेचुरल है, कुछ हमारे मैनमेड हैं. ठीक है बच्चों, नेचुरल इकोसिस्टम जैसे कि आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, यानी कि हम धरती की बात कर रहे हैं. जैसे ग्रासलैंड जहां पे शेर भागता हुआ था. ठीक है, फिर फॉरेस्ट, जंगलों की बात कर लो, ये नेचुरल है. ठीक है, अब जंगल तुम थोड़ी बनाते जा, जंगल में मंगल करने जा सकते हो, बट जंगल जंगल है. ठीक है, फिर हमारे पास डेजर्ट है, रेत. ठीक है, ब्रेकअप होने के बाद अक्सर डूब जाता हूं मैं ट ट ट ट ट ट. तो ये सारे हमारे टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम है जो कि हमें इस धरती पर बने बनाए मिले हैं, हमने नहीं बनाए हैं बच्चों.
उसके बाद ऐसे हमारे एक एक्वेटिक इकोसिस्टम्स भी आते हैं, यानी कि यहाँ पे हम जल की बात करेंगे, ऐसे प्राणी जो जल में रहते हैं, जल निवासी हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रेश वाटर, कुछ जो जानवर हैं वो कहां पे रहते हैं, फ्रेश वाटर में, ठीक है। जैसे पॉन्ड, तालाब, एस्चुरीज, देन वी हैव लेक्स, रिवर्स। वहीं पे हमारे पास कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो मरीन वाटर में रहते हैं, यानी कि सी वाटर में रहते हैं। सी, महासागर, लगून्स, लगून्स आर हाईली सलाइन दैट यू फाइंड इन केरला, ब्रैकिश वाटर्स, बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है इनमें, ठीक है। जल परियां, रितेश के अकॉर्डिंग जल परी रहती हैं। एस्चुरीज भी ऐसी सी होती है कुछ, इतना तो मुझे भी नहीं पता यार, तुम गूगल एआई यूज किया करो कभी तो, क्या हर चीज पे मेरे से पूछने लगते हो तुम लोग, और नहीं, इतनी एडवांस हो गई है। हम अपने जमाने में पूछते थे टीचर से, तुम्हें हर चीज मेरे से पूछनी रहती है, क्या फायदा उस फोन का, फेंक मारो आज उसे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जीव जंतुओं की बात करें जो पानी में रहते हैं, यहां हम उन जीव जंतुओं की बात करें तो जो धरती निवासी है, ठीक है। फिर आते हैं मैनमेड इकोसिस्टम। मैनमेड इकोसिस्टम में जैसे कि हमारे टेरेस्ट्रियल मैनमेड इकोसिस्टम्स, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड, हम गए, हमने जंगल हटाया, वहां पे हमने खेती करनी शुरू कर दी, तो वो नेचुरल नहीं था ना, इसमें आपका रोल है, ठीक है, यस। तो इसलिए बेटा एग्रीकल्चरल लैंड्स, क्रॉप फील्ड्स आर मैनमेड। फिर आते हैं एक्वेटिक, यानी कि पानी की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्वेरियम्स होते हैं, आजकल तो डॉल्फिन शो, थाईलैंड चले जाओ, डॉल्फिन शो होते हैं, ऐसे बैठे रहते हो आप, चिप्स खा रहे होते हैं, एकदम से डॉल्फिन आएगी, डुबकी मार के फिर चली जाएगी। तो ये सब क्या मैनमेड इकोसिस्टम्स है, ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें देखो जैसे एक्वेरियम हो गए, आर्टिफिशियल लेक्स भी आपको देखने को मिलेगी, बड़ी बड़ी लेक्स बना देते हैं विच एक्ट एज अ रिजर्वोयर ऑफ वाटर ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं बच्चों। चिप्स ले जाएगी डॉक्टर डूम, वो डॉल्फिन है, बंदर नहीं है, यस, कि ले जाएगी हाथ से सामान, टिटी टिटी करती जाएगी, हैं, इतने पास है कि नहीं तेरे मुंह के चिप्स लेने के लिए, डर जाएगा तू, दांत बड़े बड़े होते हैं इनके, क्यूट होती हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हो, फिर कहते मामा पैसे क्यों बोलते हो क्लास में, यस। चलो, तो ये सारी इकोसिस्टम है। सो व्हाट इज द इकोसिस्टम गाइस? Who coined the term ecosystem? Tansley. Who used it? Ritter. It is a self-sustainable and a functional unit. इंटरेक्शन किसके बीच में हो रही है? बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में। कितने तरह के इकोसिस्टम है? दो तरह के, एक नेचुरल और एक मैनमेड। नेचुरल में इट कैन बी टेरेस्ट्रियल, इट कैन बी एक्वेटिक। ऐसे ही मैनमेड में इट कैन बी टेरेस्ट्रियल, इट कैन बी एक्वेटिक। आखिर जो मैनमेड इकोसिस्टम है उसकी क्या क्या खासियत है, ये अब हम यहां पे पढ़ेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। देखो इंसान को जो पसंद आता है ना, वो उसी के ऊपर फोकस करता है, उसके लिए बाकी सब चीजें वो निग्लेक्ट कर देता है। मान लो जैसे कि आज हमारे प्यारे एक यश को एक लड़की से प्यार हो गया, अब उसे बस वही देखेगी हर जगह। जैसे कि सीरियल वीरियल में आपने देखा, मूवी में, वो अब मम्मी के पास जा रहा है तो उसे लग रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड खाना बना रही है, मम्मी ऐसे बना रही है, निकम्मा कहीं का, ये कह रहा है प्यार से बना दूं आपके लिए जी, यस। तो उसको हर जगह वही दिखती है। तो ये फोकस्ड होते हैं कि हमें बस एक चाहिए, हमें बाकियों से कोई मतलब नहीं है इस जीवन में, ठीक है बच्चों। तो यही मैनमेड इकोसिस्टम है जिसमें हमें एक चीज से मतलब है, बाकियों से हमें मतलब ही नहीं है गाइस। यहाँ पे जैसे पहला, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज वेरी लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉप लैंड पे सिर्फ गेहूं उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, ब्रिंजल उगा रहे हैं, टोमेटो उगा रहे हैं, पोटैटो उगा रहे हैं, बट सब चीजें एक साथ नहीं उगा रहे मेरे बच्चों। तो यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी की तो वाट लग गई है। सो टेक्निकली सिर्फ एक ही स्पीशीज को हम ग्रो कर रहे हैं एक लैंड पे, ठीक है। बट प्रोडक्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा। क्या हो गया मैम, साउंड लो हो गई? कैसे पता नहीं, मैं तो ठीक ही बोल रही हूं। बेटा यश, जो तुमने टोटका किया है उसका एंटी टोटका करो अभी क्लास में। यश, जो टोटका किया उसका एंटी टोटका करो। आई वॉन्ट द एंटीडोट नाउ इन माई क्लास। अब सही हो गया? चलो गुड, आई एम इनोसेंट मैम। चलो,
अब यहाँ पे क्या, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज ऑल्सो लिमिटेड। नाउ व्हाई न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज लिमिटेड? क्योंकि स्पीशीज डाइवर्सिटी लिमिटेड है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे, क्योंकि शायद वो राइजोबियम था जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ क्या बनाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब आप उगा रहे आलू, आलू इज नॉट अ लेग्यूमिनस प्लांट, तो यहाँ पे क्या होगा, राइजोबियम पहले रोएगा चला गया मेरा साथी, धीरे धीरे मर जाएगा, तो फिर नाइट्रोजन कौन एनरिच करेगा सॉइल में? तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। फूड चेन सिंपल हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं है, तो फूड वेब की जगह फूड चेन बनती है। समझ में आया बच्चों? क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है मैनमेड इकोसिस्टम के? सबसे पहली चीज, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। फूड चेन क्या हो गई, सिंपल हो गई इंस्टेड ऑफ अ फूड वेब। यहां तक सबको समझ में आया नहीं आया? अब आते हैं इकोसिस्टम कंपोनेंट्स। दो चीजों से मिलकर इकोसिस्टम बनता है। बता भाई क्या क्या है वो दो चीजें? आप कहेंगे मैम पहली चीज है एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक। बायोटिक में तो अपन लोग आ गए, एबायोटिक में झरने फरने जितने भी नॉन लिविंग चीजें हैं। तो पहले हम एबायोटिक कंपोनेंट्स पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर्स, कैसा क्लाइमेट है, ठीक है? तो यहां पे जैसे टेम्परेचर, मान लीजिए आप बहुत ठंड में रहते हैं, सियाचिन चले गए आप रहने के लिए, तो क्या आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। उस इकोसिस्टम में कम लोग मिलेंगे एज कंपेयर टू द इकोसिस्टम यू फाइंड इन दिल्ली, यू फाइंड इन मुंबई, यू फाइंड इन कोलकाता, यू फाइंड इन चेन्नई, ठीक है? एयर, अगर मान लीजिए बिल्कुल हवा ही नहीं है तो आप सफोकेटेड फील करेंगे। बहुत तेज हवा चल रही है तो लड़कियों के बाल उड़ेंगे, है ना? ह्यूमिडिटी, अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिड है तो छोटे छोटे दाने निकलाते हैं चेहरे पे, वो भी अच्छा नहीं लगता हमें, ठीक है? रेन, बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत बारिश होती है, तो भाई वो भी एक अलग तरह का इकोसिस्टम है। फिर स्नो, जहां पे स्नोफॉल होती है वो भी अलग तरह का सिस्टम है। सारे हनीमून वाले एक्टिव हो जाते हैं जाएंगे बर्फ देखने जाएंगे खिड़की से देखेंगे चलो, फिर आते दूसरा एडिफिक फैक्टर्स। नाउ एडिफिक फैक्टर्स कौन से? फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे हम मेन फोकस सॉइल पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपका वहां पे किसी भी तरह का एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, वहां पेड़ नहीं उग सकते। जैसे डेजर्ट सॉइल, चाह के भी हम उस पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। द सॉइल इज बैड विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स यील्ड ऑफ क्रॉप। अगर मान लीजिए कि मैं समुद्री रेत पे उगाना चाहूं टमाटर, तो नहीं उग पाएगा, क्योंकि समुद्री रेत जो है पानी को होल्ड नहीं कर पाती। बार बार पानी आता है, बार बार पानी चला जाता है, क्योंकि उसका ग्रेन साइज बहुत बड़ा होता है। जबकि आप नॉर्मल सॉइल को देखेंगे तो वो पानी को होल्ड करके गट्ठा बना लेती है। दिस इज हाउ दे सेव वाटर, ठीक है? देन वी आर टोपोग्राफिक फैक्टर्स, या तो आप प्लेन्स पे हैं या स्लोप्स, वैली, माउंटेन्स। तो ये सारे फैक्टर्स कौन से बच्चों हमारे? ये सारे हमारे एबायोटिक फैक्टर्स, ये भी हमें बहुत अफेक्ट करते हैं। मान लीजिए आज मैं डिसाइड करूं कि मैं, साहिल, रिया, आर्या, हम चारों जाएंगे कश्मीर घूमने, तो ये बच्चे क्या करेंगे? ये अपने अच्छे अच्छे कोट, स्वेटर्स, ये सब पैक कर लेंगे। क्यों पैक कर लेंगे? क्योंकि पता है वहां टेम्परेचर कम होने वाला है, वहां सर्दी ज्यादा होने वाली है। तो देखो किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। देखो हमारा लाइफस्टाइल जो है इन एबायोटिक फैक्टर से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करता है। अब वहां जाते ही क्या होगा? हम चार जाएंगे, मैं बोलूंगी बेटा मोमोज खाओगे? सब कहेंगे हाँ मैम हम सब झोल मोमोज खाएंगे, गरम गरम सूप की तरह पिएंगे। मैंने कहा यस खाएंगे सब, ठीक है? तो हम चार वहां पे देखो झोल मोमोज खा रहे हैं, क्यों? गरम भी है, थोड़ा सा ऐसा गुनगुना सा भी है, और तीखा चटपटा भी है, मजा आएगा हम चारों को, है ना बच्चों? तो दिस इज हाउ ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट यू। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पे आप रह रहे हैं, उसके हिसाब से एबायोटिक फैक्टर्स हम पे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट बायोटिक फैक्टर्स पे। आ जाओ बायोटिक फैक्टर्स। तो यहां पे बायोटिक फैक्टर्स में सबसे पहला हम लेंगे प्रोड्यूसर्स, कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर्स। तो बेटा सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो एनसीईआरटी में नहीं है बट यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर्स को ही कन्वर्टर्स बोलते हैं। देखो किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी शब्द को यूज करके आपको फंसाया जा सकता है।
कन्वर्टर्स को ही क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर्स। तो क्या हो गया? पीसीटी, प्रोड्यूसर्स, कन्वर्टर्स, ट्रांसड्यूसर्स। एक बार सब मैम के साथ बोलेंगे, आप जहां पे भी बैठे एक बार बोलिए, जिससे कि आपको अभी याद हो जाए थोड़ा थोड़ा। प्रोड्यूसर्स, कन्वर्टर्स, ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। यानी कि यहां पे हम उस बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं इकोसिस्टम के, जो खाना बनाते हैं, जो खुद से खाना बनाते हैं, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है खाना बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑटोट्रॉफ्स, जो खुद से खाना बनाते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये खुद से खाना कैसे बनाते हैं? क्योंकि इनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, जो प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। क्या है क्लोरोफिल? ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कहां प्रेजेंट होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। इसका काम क्या होता है? सूरज की रोशनी को ट्रैप करना, फिर उससे खाना बनाना और उसको परोसना। ठीक है, सो ये क्या करते हैं? दे ट्रैप सोलर एनर्जी, कन्वर्ट्स इट इनटू द केमिकल एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? सुक्रोज। क्या होता है? स्टार्च। ठीक है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, स्टार्च बना रहे हैं, सुक्रोज बना रहे हैं, यूजिंग सोलर एनर्जी विच इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। ठीक है, यस। सो मेजर प्रोड्यूसर्स, अब देखिए यहां पे पीवाईक्यू अलर्ट मैंने लिख रखा है, पूरे नोट्स में मैंने हर चीज लेबल कर रखी है बहुत अच्छे से। अब देखिए मेजर प्रोड्यूसर्स, चीफ प्रोड्यूसर कौन है? आखिर सबसे ज्यादा भोजन कौन बनाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका नीट में। सबसे ज्यादा भोजन कौन बनाता है आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में? तो आपका आंसर क्या होगा एनसीईआरटी की लाइन से? हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। क्या होगा? हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। तो कौन है रसोईया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का? हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। वहीं एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन रसोईया है? डायटम्स, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स, यही डायटम्स। ठीक है, सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग प्लांट्स। वापस से एक बार, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम चीफ प्रोड्यूसर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम चीफ प्रोड्यूसर डायटम्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, algae, submerged and floating plants। समझ में आया ये? तो सबसे पहला कंपोनेंट बायोटिक इकोसिस्टम का कौन सा है? विच कैन एक्ट एज प्रोड्यूसर, विच कैन एक्ट एज कन्वर्टर, विच कैन एक्ट एज ट्रांसड्यूसर। तीनों की तरह काम कर सकता है। जैसे हमारी मम्मी कभी कभी हलवाई भी बन जाती है, जब ज्यादा लोग आते हैं घर में हलवाई की तरह बिहेव करने लगते हैं। ला मेरी बड़ी कढ़ाई, पीतल दी, ये दुनिया पीतल दी। ठीक है, तो काट फटाफट प्याज, अभी काट 5 किलो प्याज। ए तो लहसुन छील बैठ के, यस, लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बनाओ फटाफट से, हम जा रहे हैं आटा गूंदने। तो हलवाई की तरह भी एक्ट करती है कई बार मम्मी। कई बार मम्मी ऐसे बिल्कुल शेफ की तरह, रुको बेटा आज मैं जो चीज सैंडविच बनाऊंगी ना तुम देखना, अभी मैंने रेसिपी देखी है, चीज सैंडविच बन के आ रहा है, शेफ बन जाती है। और कई बार बिल्कुल घरेलू घिया तोरे टिंडो पे आ जाती है। तो प्रोड्यूसर, कन्वर्टर, ट्रांसड्यूसर। अब आते हैं इसके बाद सेकेंड लेवल पे, यानी कि इन प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है? कंज्यूमर्स। कौन खाते हैं इन प्रोड्यूसर्स को? कंज्यूमर्स। ये खुद से खाना नहीं बनाते हैं, भगवान ने इस तरीके से बनाया कि इन दूसरे के ऊपर ही फीड करना है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, यस। तो सबसे पहले क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स। क्या होता है हेटेरोट्रॉफ्स? विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स। कौन बच्चा इस लाइन को समझाएगा? मैं डायरेक्टली कैसे डिपेंडेंट हूं? कि मैं गई, मैंने जाके पत्ता लिया, कड़ी पत्ता और खा लिया बाल काले करने के लिए। ठीक है। मैं इनडायरेक्टली कैसे डिपेंडेंट हूं? मान लो कि एक डियर था, डियर ने खाया कड़ी पत्ता, मैंने डियर को खा लिया, तो इनडायरेक्टली मेरे अंदर कड़ी पत्ते का भी रस चला गया। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्टली हर्बीवोर्स है, इनडायरेक्टली आपके कार्निवोर्स है।
दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, खुद का खाना नहीं बना सकते ये। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हर्बीवोर्स। दे फीड ऑन प्लांट्स फॉर डेली न्यूट्रिशन, हर दिन जाते हैं घास फूस खाते हैं और अपना न्यूट्रिशन बढ़ाते हैं। जैसे आपका डियर, जैसे आपका काउ, जैसे आपकी बफलो, जैसे आपका रेबूट, ठीक है, ये सब क्या है आपके घास फूस वाले हैं, घास फूस खाते हैं। फिर आते इनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स। दे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, ये डियर को खा रहे हैं, काउ को खा रहे हैं, रैबिट को खा रहे हैं, जैसे इंसेक्ट्स, हाइड्रा, फ्रॉग। फिर टर्शरी कंज्यूमर्स सेकंड कार्निवोर्स, इनसे भी ऊपर वाले खाने वाले, लाइक स्नेक, लार्ज फिशेस। फिर इनको भी खाने वाले टॉप कार्निवोर्स लाइक टाइगर, लायन, ह्यूमंस। ठीक है बच्चों, ये हमारा सीरीज है। तो ए बायोटिक फैक्टर सबको समझ में आया? सबको समझ में आया व्हाट इज ए बायोटिक फैक्टर, व्हाट इज बायोटिक फैक्टर्स? बायोटिक फैक्टर्स में सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर, कंज्यूमर में पहले हर्बीवोर, फिर प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टॉप कार्निवोर्स। अब आते हैं डीकंपोजर्स, इनको नहीं इग्नोर करना है, ये भी हमारा तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे इकोसिस्टम का, जिन्हें हम कहते हैं डीकंपोजर्स, जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल स्कवेंजर्स। ठीक है, ये सैप्रोफिटिक होते हैं। क्या होते हैं ये? सैप्रोफिटिक। सो दे आर नेचुरल स्कवेंजर्स, दे आर रिड्यूसर्स। दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक इनटू इनऑर्गेनिक, यानी कि ऑटोट्रॉफ से उल्टा काम करते हैं गाइस। वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनाते हैं। बताओ, यही तो जीवन है। अरे क्या करना है इस जीवन में, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाना है। आ गई ना बात, वो साइंटिफिकली प्रूवन बात है मेरे बच्चों, ये जीवन का चक्र है। बस जहां से बने हैं वापस उसी में मिल जाना है। बस इस चक्र में हम बस अपनी भूमिका निभाने आए हैं इस धरती पर। या तो अच्छी निभा सकते हैं या बुरी निभा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑर्गेनिक से वापस इनऑर्गेनिक बना रहे हैं। जब हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब आपकी मिट्टी में मिल जाते हैं, एंड द मिट्टी बिकम्स रिच इन nutrients. This is called replenishment of soil. The soil becomes nutrient rich. इस तरीके से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है बच्चों? यस, नीट तो एक चैप्टर है फिर हमारी लाइफ का। बिल्कुल सही बेटा, नीट इज नॉट लाइफ, नीट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट टिल 5th Feb नीट इज योर लाइफ। अभी बस लग जाओ अपने गोल पे। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, कौन है डीकंपोजर्स, कौन है नेचुरल स्कवेंजर्स, कौन है रिड्यूसर्स? 5th Feb बोला मैंने, 5th में, 3rd में, सॉरी 5th Feb, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। इनको लग रहा होगा कि किसी का बर्थडे तो नहीं है जो मैम मुझसे छुपा रही है। नो कंट्रोवर्सी गाइस। चलो, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कौन है डीकंपोजर, कौन है नेचुरल स्कवेंजर, कौन है रिड्यूसर्स? ये होते हमारे फंजी, ये होते हमारे बैक्टीरियाज, ये होते हमारे फ्लैजेलेट्स। ठीक है, ये फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे और एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जिसके कारण ऑर्गेनिक मैटर टूट जाता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है फंजी की वो क्लास जो डेडिकेटेडली काम करती है एज डीकंपोजर्स? जल्दी बताइए। वेरी गुड तनीषा, ऐसे रिफ्लेक्स आंसर आने चाहिए, तब मैं मानूंगी बायो आती है तुम्हें, वरना नहीं आती तुम्हें बायो। ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है बच्चों, चलो अब आते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर पे आते हैं, आ जाओ। अब कैसे स्ट्रक्चर बनेगा हमारे इकोसिस्टम का? तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीशीज कॉम्पोजिशन पे। आ जाओ बच्चों, स्पीशीज कॉम्पोजिशन।
नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। भाई हमारा जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्पीशीज कॉम्पोजिशन। कितने तरह की स्पीशीज एक इकोसिस्टम में रहती हैं। जितनी ज्यादा स्पीशीज एक इकोसिस्टम में होती है उतना स्टेबल होता है इकोसिस्टम। जितने कम लोग होते हैं उतना ही अनस्टेबल होता है हमारा इकोसिस्टम। मोर द स्पीशीज रिचनेस मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। अब आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों? मान लो कि आप सिर्फ अकेले हैं कोटा में, आज मोनू निकल पड़ा कि मम्मी मैं नीट क्लियर करके ही आऊंगा, आप देखना मैं जा रहा हूं कोटा। ठीक है, जैसे भैया कोटा पहुंचे, एक ऑटो वाले भैया ने इनका एडमिशन करा दिया फेमस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, शुरू में इन्हें लगा मैं करूंगा मम्मी, देखना मम्मी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इन्हें हवा लग गई। अब ये पढ़ाई से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बैठ के, कहाँ पे? टपरी पे, चाय की टपरी पे। ठीक है, अब धीरे धीरे हवा बदलने लगी। फिर क्या हुआ, एकदम से तबीयत खराब हुई, ना झाड़ू हो पा रही, ना पढ़ाई हो पा रही, ना खाना बन पा रहा, कुछ भी तो नहीं हो पा रहा। सो द सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, क्या है? सिस्टम इज अनस्टेबल। वहीं पे ये मोनू अगर घर पे पढ़ता तो अगर बीमार भी होता तब भी खाना तो मिलता, कपड़े तो धुलते, ठीक है, और मोटिवेशन भी मिलता। अरे कब तक पड़ा रहेगा बीमार, उठा पढ़ ले। यहां तो कोई है ही नहीं बोलने वाला। तो ये चीज होती है। सो मोर द स्पीशीज रिचनेस, मोर द टाइप ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, इट बिकम्स मोर स्टेबल। समझे कि नहीं समझे? मोनू को सबसे अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरा पार्ट स्ट्रक्चर का, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। दूसरा पार्ट जिस पे डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन है, मैंने पीवाईक्यू भी लिखा है। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। जैसे अपन के स्कूल में नहीं लगा देते थे, यस यस, अपने स्कूल में ऐसे पहले छोटी वाली, फिर थोड़ी सही 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 ऐसे करके हाइट वाइज, इसे कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। तो सबसे पहले ग्रासेस एंड हर्ब्स आएंगे जो सबसे छोटे होंगे, उसके बाद मीडियम साइज वाले श्रब्स आएंगे, फिर सबसे टॉप लेयर पे आपके होंगे ट्रीज। इस तरीके से जब अरेंजमेंट होता है प्लांट्स का अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। क्या कहते हैं इस फिनोमिना को बच्चों? स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। भाई 4 फंक्शन है जो हमें करने हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकॉम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब कट चुका है आपके सिलेबस में, तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्टिविटी से, उससे पहले हम पिएंगे पानी। मेरा ज्यादा पढ़ने का मन तब करता है जब कोई मुझे कुछ काम बता दे, लॉल। सही बात है, काम चोरनी। आ जाओ बेटा। प्रोडक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, जहां से हर साल काफी अच्छे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इस साल का तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आया था यहां से। ठीक है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो प्रोडक्टिविटी पे आ रहे हैं। प्रोडक्टिविटी में सबसे पहले क्या होती है प्रोडक्टिविटी? देखिए बेटा, यहाँ पे हम 2 बच्चों के एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं आकृति को, ठीक है, और फिर हम ले रहे हैं मिन्नी को, मिन्नी मिन्नी, ठीक है। एक आकृति है, एक मिन्नी है। तो ऐसे आपने रील्स भी देखी होगी, स्टूडेंट हु स्टडीज फॉर 10 आवर्स स्कोर 350, स्टूडेंट हु स्कोर फॉर हु स्टडी फॉर 3 आवर्स स्कोर 650। नाउ आई टेल यू हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी लाइक दिस, रीड द कैप्शन। तो बेटा स्मार्ट स्टडी बिल्कुल सही बात है, वो 10 घंटे पढ़ती है फिर भी उसके मार्क्स नहीं आ रहे आकृति के। मिन्नी जो है मिनी कैप्सूल की तरह पढ़ती है, फिर भी इसके मार्क्स बड़े कैप्सूल की तरह आते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि मिन्नी कर रही है स्मार्ट स्टडी, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। जब वो पढ़ती है तो वो सिर्फ पढ़ती है, आकृति जब पढ़ती है तो वो सब करती है। दैट्स अ डिफरेंस, दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी 10 घंटे में 350 नंबर ला रही है, वो 3 घंटे में 650 नंबर ला रही है। तो आप बताइए ना किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है? यस, हाँ बताइए किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है? यहां प्रोडक्टिविटी मिन्नी की ज्यादा है। तो यही होती है प्रोडक्टिविटी। ऐसी हमारे प्लांट्स की भी है प्रोडक्टिविटी,
ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ बायोमास, अब यहां पे हम नंबर से डिसाइड कर रहे हैं किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ऐसी प्लांट्स में हम बायोमास को लेते हैं। बायोमास क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर इन अ बॉडी। ऑर्गेनिक मैटर कितना है बॉडी में? सो द अमाउंट ऑफ बायोमास यानी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो कितना प्लांट बायोमास बना रहा है, कितना प्लांट ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। समझ आया नहीं आया? क्या होती है प्रोडक्टिविटी? अब इसी में सबसे पहले हम आएंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे। अब एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या लिखती है, देखिए। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर बाय प्लांट्स, प्रोड्यूसर, कन्वर्टर्स, ट्रांसड्यूसर्स per unit time over a limited per unit area over a limited period of time by trapping solar energy to convert inorganic into organic components. So यहां पे क्या है? प्रोडक्टिविटी में टाइम भी नोट हो रहा है और एरिया भी नोट हो रहा है। कैसे? चलो इसको कंपेयर करते हैं, आ जाओ इसको समझते हैं बच्चों। मान लीजिए ये हमारा लैंड है लद्दाख का, ये हमारा लैंड है हरियाणा का, ठीक है। दोनों का एरिया हम सेम लेंगे टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अब यार मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही थी, नालायक को। देखो इधर, ये हमारा 20 मीटर स्क्वायर, ये भी हमारा 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का एरिया सेम है पर यूनिट एरिया, ठीक है। दोनों को हमने 6 मंथ्स दिए हैं टू चेक द प्रोडक्टिविटी, यानी हर नीट एस्पिरेंट को 1 साल का टाइम मिलता है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और रिवीजन करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब यहां पे हमने देखा कि 6 महीने बाद यहां पे सिर्फ 4 पेड़ आए हैं और यहां पे कम से कम 400 पेड़ आए हैं। 400 पेड़। कहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है? कहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है? हरियाणा की। अब आपसे मैं एक सवाल पूछती हूं, क्यों यहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है? क्योंकि यहां पे क्या है? फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, प्लस यहां पे खूब सारा पानी है, प्लस यहां पे कांस्टेंट सोलर एनर्जी है। जब आपकी कंडीशंस कांस्टेंट रहती हैं तभी आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। जहां पे ये कांस्टेंट नहीं रहा वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। सबको समझ में आया बच्चों? एवरीवन इन द चैट सेक्शन, ठीक है। ये चीज है। तो यहां पे भी हम यही बात कर रहे हैं, यही इसकी डेफिनेशन है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्लांट्स कितना बायोमास बना रहे हैं, कितना ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। तो इसकी 2 यूनिट्स हो सकते हैं। अगर आप वेट में नाप रहे हैं बायोमास को तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर आप किलो कैलोरीज में नाप रहे हैं, जिसमें आजकल आप कैलोरी काउंट करते हैं, तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। यहां पे 2 तरह की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल के आती है, ग्रॉस और एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस क्या है? पूरे साल भर में मान लो कि मैंने कमाए 100 रुपए और पूरे साल भर में मेरे खर्चा हुआ 60 रुपए, तो मेरे पास कितने बचे? 40 रुपए। यही 40 रुपए बेटा मेरे क्या है? प्रॉफिट, विच आई कैन गिव इट टू समवन एल्स, क्योंकि 60 रुपए तो मेरा खुद का खर्चा है ना। तो यहां पे भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर यूनिट एरिया, टोटल। और जितना हमने खर्चा किया उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन लॉस। द अमाउंट ऑफ बायोमास यूज्ड बाय ऑर्गेनिक, इट्स ओन सर्वाइवल एंड जनरेशन ऑफ एटीपी, ठीक है बच्चों। अब यहीं से आपका एक फॉर्मूला आता है, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, विच इज इक्वल टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस। सो ये एनपीपी वही है जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल होगी, अमाउंट ऑफ बायोमास विच इज नाउ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंज्यूमर, क्योंकि बाकी तो उसने खुद यूज कर लिया ना, ठीक है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल, अरे सॉइल नहीं है, उगा लो, हाइड्रोपोनिक्स कर लो। सॉइल कॉम्पोजिशन, बहुत ही घटिया तरह की सॉइल है। टेम्परेचर बहुत लो है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है। फोटोसिंथेसिस एबिलिटी, सब कुछ है फिर भी मेरा मन नहीं है, जो तुम लोगों के साथ होता है हर वक्त।
मैम सब कुछ है बट मेरा मन नहीं है पढ़ने का, अभी उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, सोलर रेडिएशन, कितनी देर तक सनलाइट आती है जिससे उसे ट्रैप किया जा सके। देखो हर चीज का इलाज है, बस इस मन का इलाज नहीं है भाई। तुम्हें हर तरह की स्ट्रैटेजी बताई जा सकती है, बट ये नहीं बताया जा सकता कि ये मन को कैसे मनाए पढ़ने के लिए। ये मन है सबसे बड़ा चोर। ठीक है, मन पे ही नियंत्रण पाना होता है बच्चों। तो यहां पे अब आते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर। टोटल बायोस्फीयर की कितनी प्रोडक्टिविटी है? 170 बिलियन टन। इतना ऑर्गेनिक मैटर हर साल बनता है इस बायोस्फीयर में, 170 बिलियन टन। ठीक है, यस। उसमें से लैंड कितना है हमारा? 30%। ओशन कितना होता है? 70%। बट लैंड की प्रोडक्टिविटी देखो 115 बिलियन टन है, जबकि ओशन 70% है, बट फिर भी उसकी कितनी है प्रोडक्टिविटी? सिर्फ 55 बिलियन टन। आखिर क्यों? क्योंकि सोलर रेडिएशन नहीं पहुंच पाती है नीचे तक, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, इसीलिए। तो इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा आपके पास टाइम कितना है, याद रखना ये बात। इससे फर्क नहीं पड़ता तेरे पास टाइम कितना है, इससे जरूर फर्क पड़ता है कि आपके सपने हासिल करने के लिए आपके मंसूबे कितने फौलादी है। ये है 30 फिर भी 115 बिलियन टन है, वो है 70 फिर भी 55 बिलियन टन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को डिजाइन करो। ये मत सोचो कि क्या है क्या नहीं है मेरे पास, ये सोचो कि मैं इस बचे हुए समय में भी क्या उखाड़ सकता हूं। ठीक है बच्चों, यस, ये आपको बहुत जरूरी समझना होगा। यही प्रोडक्टिविटी है, यही हर रील तुम्हें बताना चाह रही है कि स्मार्टनेस ओवर हार्डवर्क, स्मार्टनेस ओवर क्वांटिटी, ये जरूरी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बात बहुत छोटी है। वर्क ऑन योर प्रोडक्टिविटी रादर देन फैक्टर्स। ठीक है, यहां पे फैक्टर्स आप देख रहे हैं बहुत सारे हैं, बट फिर भी मैं कहूंगी जो सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है इन सारे फैक्टर्स में वो ये है, फोटोसिंथेसिस एबिलिटी ऑफ प्लांट। क्योंकि ये वाला फैक्टर आपकी जिंदगी में मन कहलाता है, और ये नहीं होगा तो इन सब के होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले इस पे कंट्रोल, फिर इनको करो तैयार, और फिर हासिल करो इसको। इसको हासिल करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी भाई फैक्टर्स चाहिए, ये सब चीजें आपको चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अब आगे चलते हैं। बेटा जो बच्चे क्रैश कोर्स पूछ रहे हैं मैम कब आएगा, लेट मी टेल यू बच्चों, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर आपको ये लग रहा है क्रैश कोर्स से अब आपकी नैया बच जाएगी, तो लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, क्रैश कोर्स मात्र वन शॉट होता है, जो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। मेरे बैच में तो मैं पूरा पढ़ाती भी नहीं कभी, क्रैश कोर्स में टीचर्स मिलके पढ़ाते हैं। ये बात सबको पता है, आईने की तरह साफ होती है। क्योंकि अगर लास्ट में मैं फिर से एक बैच लेने बैठ गई 32 चैप्टर के साथ, तो मैं तो कभी वाईटी पे जा ही नहीं पाऊंगी, है ना बच्चे? फिर मैं कभी वाईटी नहीं कर पाऊंगी। लैग कैसे हो गया? मैं रिफ्रेश कर देती हूं। अभी भी हो रहा लैग? नो? चलो, so those who are asking me about the crash course, you have to be on YouTube with me for the complete crash course. ठीक है बच्चों, रिफ्रेश कर लो एक बार, रिफ्रेश वापस कर लेती हूं मैं। चलो आ जाओ, पहले तुम्हारे क्रैश कोर्स से रिलेटेड मैं सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। देखो बेटा, क्रैश कोर्स जो बच्चे पिछले साल भी मेरे साथ होंगे क्रैश कोर्स में, दे नो इट वेरी वेल दैट आई डोंट टेक द कंप्लीट क्रैश कोर्स, एंड ये बिल्कुल सच है।
और मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ क्योंकि आपको धोखे में रख के मुझे कुछ मिलेगा नहीं लाइफ में। नो, आई डोंट टेक कंप्लीट क्रैश कोर्स, क्योंकि मैं अपनी वही क्लासेस वाईटी पे भी कराती हूँ। अदरवाइज बेटा हम वाईटी पे तो जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स में आपकी 3-3 घंटे की क्लास ही होती है, वन शॉट्स ही होते हैं, और वही वन शॉट हम वाईटी पे भी लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूं क्रैश कोर्स पे आप फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट यस, तो इसलिए आप वाईटी पे स्टिक कीजिए। वाईटी ही अब होगा इसके बाद नेक्स्ट। यस, बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन मैं आपके करा दूंगी, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बट अब इसके बाद, कल के बाद आपको बहुत जल्दी अनाउंसमेंट मिल जाएगी कि हम अपना वाईटी शुरू कर देंगे। ठीक है, बट अब 10-12 दिन का आप अच्छे से पढ़िए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जो आपका सिलेबस हम खत्म करा रहे हैं। इतना हाइपर मत होइए किसी भी चीज के लिए, आपका हम करा चुके हैं सिलेबस। सोचो लोग का फेब में होने वाला है सिलेबस, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है, यस बेटा, यार ये सब बेकार की बात है कि मैम सिलेबस पूरा होगा नहीं होगा, कैसे होगा। आप उनसे पूछो जिनका आज ये सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है और आज डेट 29 नवंबर है। यस, सीरियसली सीरियसली तुम ये पूछ भी कैसे सकते हो? मुझे हंसी आ रही है इस चीज पे, मुझे लिटरली हंसी आ रही है इस चीज पे कि हम सबसे अच्छे तरीके से कब का कर चुके हैं, एंड दिस इज लास्ट सेकंड चैप्टर जो आज हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, मैं समझा रही हूँ, एंड यू आर स्टिल आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। आई फाइंड इट वेरी फनी। अब मतलब थोड़े से मैं शॉक्ड भी हूँ कि तुम पूछ कैसे सकते हो ये सवाल। थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ स्टडी का टाइम दो भाई। क्या बैच में बैच ही करते रहोगे क्या? सेल्फ स्टडी नहीं करनी? अब सेल्फ स्टडी के बिना नहीं होता सिलेक्शन, प्रैक्टिस के बिना नहीं होता सिलेक्शन। एटलीस्ट इन 15 दिनों में एनालाइज तो करो कि क्रैश कोर्स के किन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। बस पढ़ाते रहे और तुम पढ़ते रहो। तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो गधो, तुम बैल बुद्धि थोड़ी हो कि बस एक टीचर क्लास लेता जाएगा और तुम पढ़ते जाओगे। ऐसे होता है सिलेक्शन, ऐसे होता है सिलेक्शन। गधे हो बिल्कुल। सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है, डे 1 से बोल रही हूं ये बात। आज जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस चल रहा है स्पीड से, तुमने प्रैक्टिस की है उतनी? चलो मैं तुमसे पूछती हूँ ये बात, हैव यू डन प्रैक्टिस? बायो को तो अभी भी स्लो ही चला रही हूं मैं तुम्हें पता है मेरे को लोड नहीं थी, मेरा सिलेबस बहुत सही टाइम पे चल रहा था। बट क्या तुमने प्रैक्टिस की है? फिर तुम्हें नहीं चाहिए कम से कम 10-12 दिन टू प्रैक्टिस व्हाटएवर टीचर्स हैव टॉट यू? तुम्हें खुद से नहीं होता कि थोड़ी प्रैक्टिस कर ले हम, फिर क्रैश कोर्स आ जाएगा? प्रैक्टिस कब करोगे तुम? इस तरीके से सिलेक्शन देने वाले हो क्या हमें? हमारा नाम डुबो रहे हो बल्कि तुम तो। क्या फायदा हुआ सिलेबस जल्दी करने का जब तुम्हें वापस ही क्रैश कोर्स की वेट है? तुम्हारे अंदर तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैम सिलेबस मेरा हो चुका है, अब मैं अपने आप को थोड़ा टाइम दूंगा, मैं प्लान करूंगा कि मैं अब अपने 90 चैप्टर्स की प्रैक्टिस कैसे करूं। एक बार प्रैक्टिस बहुत होती है सिलेबस के साथ, एक बार सफिशिएंट है? दे दो फिर कल से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर। बायो में 340 से ऊपर आने चाहिए। तो बेटा बहुत प्यार से समझा रही हूं, तुम लोग खुश नसीब हो कि जिन्हें 2 बैच के बीच में, 2 एक बड़ी जर्नीज के बीच में टाइम मिलता है टू प्रैक्टिस एंड एनालाइज। हर टॉपर ही बोलता है प्रैक्टिस कर, एनालाइज कर, प्रैक्टिस कर, एनालाइज कर। शायद मेरे शब्द आपको ना समझ में आ रहे हो, कोई आपके दीदी भैया बोलेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो आपके लिए सिर्फ एक टीचर हूं जो लाइफ में शायद एमबीबीएस नहीं कर पाई, और खैर मुझे करना भी नहीं था कभी एमबीबीएस। शायद आपको मेरे शब्द नहीं समझ में आ रहे होंगे कि इनका इंपॉर्टेंस कितना है। बस मैं आपके भले की बात कह रही हूं, प्लीज टाइम दीजिए। मुझे पता है आपका सिलेबस पिछले 15 दिन में काफी फास्ट ट्रैक पे चला है। समझो, सवाल करो उसके,
फिर जब वो क्रैश कोर्स पे टीचर पढ़ाएगा तो आपको पता होगा ये मेरा कमजोर हिस्सा है, इसकी क्लास मुझे लगानी ही लगानी है। और ऐसा नहीं होता क्रैश कोर्स में हर चैप्टर बैठ जाओ करने के लिए, हर फ्री चीज तुम्हारे काम की नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 4 टीचर यूट्यूब पे आके बायो पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें चारों क्लासेस लगानी है, ये भी गधापन है। नहीं होता ऐसे। अगर आप आज एक बनाते हैं बच्चे प्लान ऑफ एक्शन जिसे हम कहते हैं, जिसमें आप लिखेंगे चैप्टर आपने प्रैक्टिस किया, लेट्स से आपने सेमीकंडक्टर्स प्रैक्टिस किया, आपके सारे क्वेश्चन आ गए, तो आप उसके आगे 5 स्टार लगाइए कि मुझे आता है भाई। मान लीजिए आपने वेव ऑप्टिक्स किया, उसमें आपके 20 में से 16 क्वेश्चन आए, तो आप 4 स्टार लगाइए कि इसमें अभी भी जरूरत है, जब टीसी मैम रिवाइज कराएंगी तो मैं एफर्ट लूंगा क्योंकि मुझे इसे 5 स्टार करना है। बट ऑलरेडी सेमीकंडक्टर्स 5 स्टार है, तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसके 2 पेज नोट्स को प्रैक्टिस करो। ऐसे थोड़ी होता है, समझ रहे हो ना बच्चे? सो प्लान, मैं हमेशा बताती हूं, मैं अपनी प्लानिंग से चली थी, आज देखो सबसे चिल बैठी हूं। तो आज आप लिस्ट बनाओ मेरे प्यारे बच्चों, मेक अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ 85 चैप्टर्स, ठीक है? हर चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करो बस 15 दिन में। मैं कहती हूँ और ना मॉड्यूल करो, कुछ मत करो, इन 15 दिनों में फोकस होके सिर्फ पीवाईक्यूज करो और हर चैप्टर के 100 पीवाईक्यूज करो। बायो में तो आप 100 ऐसे कर लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम लगता है, बट करो, क्योंकि ना क्लास का टेंशन, क्लास 6 घंटे की होती है, 6 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करो और हर चैप्टर के आगे स्टार लगाओ, कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। लिस्ट बन गई, लगा लो अपनी स्टडी टेबल पे, स्टडी टेबल पे लगा ली। अब टीचर्स आ गए यूट्यूब पे, ये आपको पता है बेटा, आपने यूट्यूब से ही हमारा बैच लिया है, आपको ये पता है कि लास्ट में यूट्यूब पे टीचर्स जाते हैं, ये बात आपको पता है, आपने उसी को देख के बैच लिया था, ठीक है? तो फिर अब दूसरी शक्ल बनाना इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू नो द ट्रूथ, ठीक है? कि लास्ट में टीचर्स अब यूट्यूब पे फोकस्ड होते हैं, ठीक है? यू नो दिस। चलो उसके बाद टीचर आएगा, जैसे मैंने वन शॉट लेना शुरू किया, मैंने प्लांट फिजियो लिया, लेट्स से प्लांट फिजियो का एक मैराथन लगाया। अब उस मैराथन में अब आपने देखा प्लांट फिजियो, अरे यार ये तो मेरा सिर्फ 2-3 स्टार है, यानी कि इसकी मुझे थियरी भी पढ़नी है, प्रैक्टिस भी करनी है। आपने मेरा देखा प्लांट फिजियो, नोट्स निकाले, रिवाइज किया, प्रैक्टिस की, अब उसे देखो कितने कितने स्टार बन रहे हैं, ठीक है? फिर आप स्टार लगाओगे, स्टार 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 स्टार। आई होप आप समझ रहे हो कि रिवीजन कैसे करना है, ठीक है? ओके अमनदीप, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अभी ना मैं चार्ट्स वगैरह सब दूंगी आपके रिवीजन के, आप चिंता मत करो, यू विल गेट एवरीथिंग, ये सब मेरा काम है देना। अभी मैं ज्यादा रील वील कुछ नहीं बना रही, वाइटी वाइटी। अभी तुम देखो जब मैम आएंगी ना तो सिर्फ मैम ही देखेंगे, आप खुद कहोगे मैम पागल हो गए हो, इतनी वीडियोस क्यों बनाते हो आप दिन की? फिर आप कहोगे यहां खोलता हूं तो मैम प्रकट हो जाती है, यहां खोलता हूं तो यहां भी मैम प्रकट हो जाती है, जाऊं तो जाऊं किस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? तो इसे चिल, ये क्रैश कोर्स को उम्मीद मत बनाओ सिलेक्शन की, सीढ़ी बनाओ, बट उम्मीद नहीं है, वो सीढ़ी है उस चीज को करने की जो तुम्हारी कमजोर है। सो रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, ले रहे हो ना डीप ब्रेथ? यस, ठीक है? चलो अब हम चलते हैं आगे। तो प्रोडक्टिविटी हमने किया, कैसे इंक्रीज करनी है प्रोडक्टिविटी, आई होप नाउ माय स्टूडेंट नोज इन द नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है? तो प्रोडक्टिविटी हमने इंक्रीज की, सबसे पहले हमने किया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसके अंदर टोटल बायोमास बनाया, फिर उसमें से खर्चे को माइनस किया, खर्चे को हमने बोला रेस्पिरेशन लॉस, फिर जो प्रोडक्टिविटी हमारे पास बची उसे हमने बोला एनपीपी, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है बच्चों? अब जो हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है? इट इज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर।
अब जो है इस एनपीपी को कौन खाएगा? डियर खाएगा। फिर डियर खाएगा तो भाई वो भी थोड़ा सा हेल्दी होगा। जो वो इतने से इतना हुआ है, ये भी क्या हुआ है? इंक्रीज इन द बायोमास। ये जो इंक्रीज इन द बायोमास हुआ है, ये क्या है? हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? प्रोड्यूसर्स की। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? कंज्यूमर्स की। ठीक है, यस। अब देखिए, हाँ, अब देखिए डीकॉम्पोजिशन। लेट्स कम टू डीकॉम्पोजिशन। Now second very important technique. Now can I teach बच्चे please? उसके बाद I'll take all your doubts. You are all my students. ठीक है? अब देखो decomposition. अब decomposition की बात करते हैं. This is a very very important PYQ topic. यहां से आपने देखा होगा खूब सारे PYQ आते हैं. इसे आप लेबल भी कर दिया मैंने. So what is decomposition? Decomposition is defined as a process. ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक को तोड़ रहे हैं इनऑर्गेनिक में. वापस से सब मैम के साथ बोलेंगे. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक को तोड़ रहे हैं इनऑर्गेनिक में. ठीक है बच्चों? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक वाटर, लाइक वेरियस कंपोनेंट्स बाय डीकंपोजर्स. तो वापिस से मिट्टी से बने हैं, मिट्टी पे मिल जाना है गाइस. ठीक है? अब ये जो प्रोसेस है ये एरोबिक है या एनारोबिक है? ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल ऑक्सीजन चाहिए. तो ये एक तरह का एरोबिक प्रोसेस है. ठीक है? सो डीकॉम्पोजिशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर दिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी बाय सैप्रोट्रॉप्स. अब इसमें पहला स्टेप क्या होता है डीकॉम्पोजिशन में? पहला स्टेप है डीकॉम्पोजिशन का विच इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन. क्या है पहला स्टेप बच्चों? फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन में बड़े बड़े केचुए, केचुए को अंग्रेजी में हम कहते हैं अर्थवर्म, जिसे हम डेट्रीवोर भी कहते हैं. ये क्या करता है? बड़े बड़े खाद के गोले को तोड़ तोड़ के, इसके आगे ना इससे ऐसे सुपाड़ा सा होता है आगे. ठीक है? ये ऐसे ही जाता है खूब, ऐसे ठुक ठुक ठुक, ऐसे ऐसे चोंच मारता रहता है हर जगह, जिसके कारण बड़े बड़े गोले जो हैं छोटे छोटे में टूट जाते हैं. So create smaller fragments of detritus, dead and decaying organic matter or fecal matter, जिसे हम क्या कहते हैं? खाद. जितना वो छोटा होगा उतना ज्यादा उसे soil absorb करेगी और the soil will become enriched so that the decomposers can easily act on the smaller pieces of fragments. तो क्या काम है हमारे farmers friend का? Who is a farmer's friend? Earthworm. Who is a farmer's friend? Earthworm. अर्थवर्म इज अ फार्मर्स फ्रेंड. क्या काम कर रहा है? बड़े बड़े डेट्रिटस को छोटे छोटे में तोड़ रहा है. ठीक है बच्चों? नाउ द सेकेंड स्टेप इज लीचिंग. नाउ लीचिंग क्या है? ये देखिए, ये आपकी घास है. घास के अंदर आपने पानी डाला. जब आपने पानी डाला तो जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट था, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ये पानी के अंदर घुलते हैं और धरती के नीचे चले जाते हैं. और नीचे जाने के बाद ये सॉल्ट में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. इस तरीके से आपकी सॉइल की क्वालिटी एनरिच हो जाती है. दिस लीड्स टू न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन. दिस हेल्प्स इन एनरिचमेंट ऑफ सॉइल. तो हुआ क्या? पहले अर्थवर्म ने बड़े ऑर्गेनिक मैटर को छोटे में तोड़ा, फिर उसके बाद आपने पानी डाला. पानी डालने के कारण ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट घुल गए और सीधा नीचे चले गए सॉइल के. फिर ये प्रेसिपिटेट हो गए एज सॉल्ट. अब ये सॉइल के अंदर है, सॉइल एनरिच हो गई, सॉइल के अंदर चले गए हैं ये. ठीक है बच्चों? नेक्स्ट स्टेप. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, जहां पे फंजियो बैक्टीरिया आ चुके हैं. अब ये फंजियो बैक्टीरिया क्या करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में तोड़ना शुरू कर देंगे. इसमें सबसे पहले ह्यूमिफिकेशन, हमस. ह्यूमस, हमस कुछ भी बोल लो, बहुत टेस्टी सी होती है. खाई तुमने हमस? चिकपीस की बनती है. ये डार्क कलर्ड एमोफस रिच इन रेजिन टैनिन्स लिग्निन्स होता है. ठीक है? इसमें रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन बेहद स्लो होता है, हाईली एसिडिक होता है, कोलॉइडल होता है और रिजर्वॉयर होता है न्यूट्रिएंट्स का. नेक्स्ट इज मिनरलाइजेशन, दैट इज रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल बाय सैप्रोट्रॉप्स. तो इसको एक बार वापस से रिवाइज करते हैं पूरे टॉपिक को. आ जाओ भाई.
ये बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स है, इनको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में किसने तोड़ा? चलो पहला सवाल, स्टेप बाय स्टेप। यशवी, चल मैं रिवाइज करा रही हूँ इस पूरे टॉपिक को। ये बड़े बड़े फ्रैगमेंट से इसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में किसने तोड़ा? अर्थवर्म ने। अर्थवर्म डेट्रीवोर भी कहलाता है, फार्मर्स फ्रेंड भी कहलाता है, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। इस स्टेप को क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन। ये हो गया फ्रैगमेंटेशन। ठीक है बच्चों? नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट थे सॉइल के अंदर और ये घास थी, इसके अंदर हमने डाला पानी। क्या डाला? पानी। तो पानी के साथ क्या घुल गए? पानी के साथ घुलने के बाद हमारे ऑर्गेनिक मैटर प्लस हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट परकोलेट्स, यानी कि आपकी सॉइल के सतह के नीचे आ गए। ठीक है, नाउ दे आर अनअवेलेबल एज सॉल्ट्स, अनअवेलेबल सॉल्ट्स। नाउ दिस स्टेप रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल के लिए जरूरी है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी के लिए जरूरी है। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज लीचिंग। इसको क्या कहते हैं? लीचिंग। ठीक है, अब जो ऊपर बाकी ऑर्गेनिक मैटर बचा है, जो बाकी ऑर्गेनिक मैटर बचा है जिसके अंदर पानी घुल चुका है, पानी, ह्यूमिड, मॉइस्चर, इट इज अ परफेक्ट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश एंड डैश। इट इज अ परफेक्ट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ फंजी एंड बैक्टीरिया, क्योंकि मॉइस्चर भी है, ह्यूमिड भी है और खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर भी है। जब फंजी एंड बैक्टीरिया आते हैं तो दे रिलीजेस एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? खूब सारे केमिकल्स निकालते हैं इसमें से, यानी कि अब इसमें से खूब सारे छोटे 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 मिनरल्स बाहर आएंगे। मिनरल्स, खूब सारे मिनरल्स बाहर आ चुके हैं। अब ये मिनरल्स सॉइल के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जब ये सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन। और इस स्टेप को बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, ये जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े हैं पानी के अंदर मिक्स, समटाइम्स दे कैन बी हमस लाइक, समटाइम्स दे कैन बी हमस लाइक। ये बने बनाए होते हैं, ठीक है, जो हम डालते खाद की फॉर्म में। ये इनके अंदर टैनिन्स बहुत होते हैं, इनके अंदर रेजेंस बहुत होता है, इनमें स्लो डिकॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, डार्क कलर्ड होता है, मॉर्फस, कोलॉइडल, एसिडिक होता है। तो यहां पे भी क्या करते हैं? बैक्टीरिया, फंजी काम करते हैं जिससे कि इसके भी मिनरल्स निकले और मिनरलाइजेशन हो। This entire process is called decomposition, and these bacteria and fungi require oxygen. That's why the process is aerobic. Process क्या है बच्चों? Aerobic. अब मुझे लगता है इस वाले डायग्राम से बच्चों को समझ में आ गया होगा, पूरा इमेजिन भी हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं कंडीशंस, कब डिकॉम्पोजिशन तेज होता है, कब डिकॉम्पोजिशन स्लो होता है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकॉम्पोजिशन, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अगर ज्यादा है तो फास्ट होगा। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो फास्ट, ह्यूमिडिटी कम है तो स्लो, क्योंकि फंजी और बैक्टीरिया को क्या चाहिए? ह्यूमिडिटी चाहिए। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो फास्ट, अगर टेम्परेचर कम है, ठंडी है, तो नहीं होगी इनकी ग्रोथ, तो हो जाएगा स्लो। नाइट्रोजन रिच डेट्रिटस है तो फास्ट होगा, टैनिन्स, रेजिन, लिग्निन रिच है तो हमारा डिकॉम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स है बेटा, डिकॉम्पोजिशन कहां ज्यादा हो रहा है और कहां स्लो हो रहा है। नाउ द थर्ड, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है हमारे इकोसिस्टम का, वो है एनर्जी फ्लो। बिकॉज विदाउट एनर्जीज there is nothing, there is no Brahman, Shakti. Everybody is fighting for this Shakti only, guys. Energy. Yes. आप कहते हैं ना मैनिफेस्ट करो, क्या होता है मैनिफेस्ट? एनर्जीज. You are sending good energies to that particular thing. That is called manifestation. Everything
एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी इन दिस यूनिवर्स. जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो हीरो है, जो अपनी एनर्जी कम रखता है वो जीरो बन जाता है. सो इट इज ऑल एनर्जी, याद रखना. तो इसलिए हमेशा अपने लिए अच्छा बोलो. ऑलवेज स्पीक गुड अबाउट योर सेल्फ. ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग गुड एनर्जी टू योर सेल्फ. अबे दूसरों की क्या बोलेगा जब तो खुद ही अपने लिए अच्छा नहीं बोलता है. अगर मैं दिन भर ये बोलूं नहीं यार मैं बहुत खराब हूं, तो इवेंचुअली आई विल फील लाइक दैट ना, क्योंकि आई एम गिविंग दैट एनर्जी टू मी. इफ आई से कि नहीं यार आई एम द बेस्ट, तो आई एम द बेस्ट देन. ठीक है. सो एनर्जीज, एनर्जी फ्लो. सो जैसे कि आपको पता है देयर इज अ वन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर गैलेक्सी दैट इज कॉल्ड सन. सन से आती है सोलर रेडिएशन. ये सारी सोलर रेडिएशन पहुंच रही है हम तक. ठीक है. इसमें से लेस देन 50% रीचेस टू अर्थ, क्योंकि बाकियों को भी तो चाहिए सोलर रेडिएशन. एंड मोर देन 50% इज स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल्स. तो यानी कि वो स्पेस में ही डस्ट पार्टिकल्स में क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है. इस 50% में से भी 2 से 10% ही सोलर रेडिएशन यूज होती है एज आर फोटोसिंथेटिक रेडिएशन. सो 2 to 10% में ही पार है. पार इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है, जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर पाता है. और इसी एब्जॉर्ब करने से हम बायोमास बनाते हैं और ये पूरा धरती चलती है. सो सन का 2 से 10% अपन के लिए काफी है गाइस. सोचो कितना बड़ा है सन. तो अब आते 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ जो लिंडमैन ने दिया था 1942 में. इन्होंने कहा था सिर्फ 10% कमीशन चलेगा. इससे ज्यादा नहीं, कमीशन इससे ज्यादा नहीं, 10%. बाकी अपन रखेगा अपनी मेहनत का. तो फूड चेन पहले प्रोड्यूसर्स होते, फिर हर्बीवोर, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स. हर लेवल पे आप सिर्फ 10% एनर्जी ही फ्लो करते हैं. दिस इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, नेवर ऑपोजिट, नेवर बाई डायरेक्शनल. ठीक है. मैं तो मैम मिस यूनिवर्स हूं. आज मेरे इंटरनेट को हो क्या रहा है, पर पता नहीं. मेरा तो सही चल रहा है क्योंकि मेरे सामने भी क्लास चलती है. अगर कुछ होता है तो मेरा भी सिस्टम अटक जाता है. ओके. तो यहाँ पे हर लेवल पे आपका 10% ट्रांसफर करता है. जैसे कि मान लो कि प्रोड्यूसर्स के पास है 1000 किलो जूल. इसका 10% 100 किलो जूल मिलेगा हर्बीवोर को. कार्निवोर को मिलेगा इसका 10 किलो जूल. टॉप कार्निवोर को मिलेगा सिर्फ 1 किलो जूल. ठीक है बच्चों. अब आते हैं फूड चेन पे. फूड चेन क्या होती है? फूड चेन, food chain is a sequence of a living organism in which transfer of food energy occurs from producer to a series of organisms feeding on previous organism. Each step in a food chain is called trophic level. तो food chain क्या है? एक के बाद एक जो खाएगा उसको food chain कहते हैं. बचपन में काफी पढ़ा है. जब ये इंटरकनेक्टेड होती है तो उसे क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं. ठीक है. टाइप्स हमारे पास 3 तरह की फूड चेन है. ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन. ग्रेजिंग फूड चेन आपकी ग्रासलैंड फॉरेस्ट में चलती है. डेट्रिटस विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ डेड ऑर्गेनिज्म. ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन था. तो ऐसी कौन सी फूड चेन है विच स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका. दैट इज डेट्रिटस फूड चेन. पैरासिटिक फूड चेन इंक्लूड पैरासाइट, टिक, माइट्स, लाइस, ये सब. ठीक है. अब ग्रेजिंग फूड चेन का हम एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आता है? प्रोड्यूसर्स. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आ रहा है? प्रोड्यूसर्स. जैसे प्लांट्स, हर्बेशियस प्लांट, वुडी प्लांट्स, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स, सबमर्ज्ड, फ्लोटिंग प्लांट्स. ठीक है. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर, काउ, ग्रास होपर, जूप्लैंक्टन्स. थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोर. देखो यहां से बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं. ये देखो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कार्निवोर है. ये अलग अलग हो गए ना आगे के नंबर्स. जैसे बर्ड, वूल, फिशेस. फिर इसके ऊपर टर्शरी कंज्यूमर जो कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे है, टॉप कार्निवोर है, मैन, लायन, टाइगर.
इस तरीके से आपके ट्रॉफिक लेवल पे हर एक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। फिर आते ग्रेजिंग फूड चेन इज अ मेजर कंट्रीब्यूट इन द एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक सिस्टम। जो हमारी ग्रेजिंग फूड चेन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जैसे कि एक ट्री है, ट्री के ऊपर बर्ड्स है, बर्ड्स के ऊपर माइस एंड टिक्स है, एक्टोपैरासाइट्स। तो ये कौन सी तरह की फूड चेन है? आंसर आपको दिख रहा होगा, पैरासिटिक। ठीक है, हमस है डेट्रिटस, अर्थवर्म, स्पैरो, फैल्कन। तो ये किस तरह की फूड चेन है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये होगी आपकी डेट्रिटस फूड चेन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे आपको फूड चेन बना के दे रखी है और पूछा जाए कि कौन सी तरह की फूड चेन है। ठीक है, फूड वेब, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। जैसे जैकाल जो है कार्निवोर भी है, स्कैवेंजर भी है, जो मिलता है ये खा लेता है। तो ये दोनों तरह में ही रोल प्ले करता है। इसलिए अब दो इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट, ये भी हमारी पीवाईक्यूज है, जैसे आप देख सकते हैं बच्चों। स्टैंडिंग स्टेट किस में आता है? केमिस्ट्री में। वो आता है ना आपको चैप्टर केमिस्ट्री में, स्टेट स्टेट वाला, सॉलिड स्टेट। पता नहीं अब है या नहीं, या कट गया। एक तो केमिस्ट्री में इतना सब कट चुका है कि पता ही नहीं है कि अब बचा क्या है। भाई केमिस्ट्री का सिलेबस कम करने का कोई मतलब ही नहीं था गाइस। क्यों कम करना है बताओ? बच्चों से वैसे ही केमिस्ट्री नहीं बनती, अब आप उन्हें सिखा भी नहीं रहे केमिस्ट्री बनाना। यस, तो स्टैंडिंग स्टेट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या आता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यस। तो अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट, कि कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उस जगह पे। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप, क्रॉप माने लिविंग, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स एट अ गिवन टाइम, किस ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास है उसे कहेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। तो क्रॉप से याद रखना लिविंग, लिविंग क्या बनाता है? बायोमास। स्टेट से याद रखना अपना केमिस्ट्री यानी कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फिजिक्स डिलीट कर दो। अच्छे बड़ा, अच्छे बड़ा, मैंने तो सुना था तुम्हें बहुत प्यार है फिजिक्स से। अभी चुगला देती हूँ टीसी मैम से, मैम अपने आप संभाल लेंगी। और क्या, आज ही संभाल लेंगी, शाम तक की भी छोड़ो तुम। तो अब आते हैं हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तीन तरह के पिरामिड्स हैं, नंबर बेस्ड, एनर्जी बेस्ड एंड बायोमास बेस्ड। तो नंबर वाले हमारे अपराइट हो सकते हैं, ग्रासलैंड पॉन्ड इकोसिस्टम। इन्वर्टेड हो सकते हैं, दैट यू सी मेनी बर्ड्स सिटिंग ऑन वन ट्री। ये आपका वन ट्री है, इसके ऊपर हजारों चिड़िया है, मेनी बर्ड्स। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड हो गया नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट स्पिंडल शेप, एक ट्री पे बहुत सारी बर्ड्स है और इन बर्ड्स को खाने वाली एक बर्ड है। सो ये 1 है, ये मान लो 100 है, ये 1 है, तो ये स्पिंडल शेप है। तो तीन तरह के शेप आपको मिल सकते हैं नंबर में। फिर आता है बायोमास। बायोमास में दो तरह के पिरामिड शेप होती है, अपराइट एंड इन्वर्टेड। अपराइट यू फाइंड इन ग्रासलैंड फॉरेस्ट, इन्वर्टेड यू फाइंड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एनर्जी वाला हमेशा अपराइट होगा क्योंकि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, इसलिए हमेशा अपराइट, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, अब ड्रॉबैक्स के इकोलॉजिकल पिरामिड का कि ये फूड वेब पे ना होके फूड चेन पे बेस्ड है, जबकि रियल लाइफ में आपको फूड वेब देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ग्रेजिंग फूड चेन को लेता है, पैरासिटिक को छोड़ो, डेट्रेटस को छोड़ो, सिर्फ एक को इंपॉर्टेंस देता है, बाकी को इंपॉर्टेंस भी नहीं देता। चलो चैप्टर खत्म तुम्हारा ये वाला। अब हमारा एक चैप्टर बचा है, कल की क्लास शायद आपकी शाम में लगेगी, सुबह मुझे कहीं जाना है। यस, बस ये चैप्टर छोटे हैं इकोलॉजी के भाई, छोटे ही हैं इकोलॉजी के चैप्टर, बड़े नहीं है। यस, छोटे छोटे, कल का चैप्टर भी बहुत छोटा है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तभी तुम कह रही हो अपन लेते ही नहीं टेंशन यार लाइफ में किसी की।
अपन नहीं लेते लाइफ में टेंशन। अब तुम्हें पता लगता होगा हर दिन की मैम क्यों आप 2-2 घंटे की क्लास लेते थे शुरू में, है ना? अब तुम्हें लगता होगा कि यार मैम ही असली खिलाड़ी, तो कितने चिल रहते हैं। अब मैं 1-1 घंटे की लेती हूँ, सोचो। फेयरवेल किस बात का, लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ाना मैंने, फेयरवेल दे दो मैम, ये बता दो मैम, वो बता दो। यस ओके। चलो मैं नोट शेयर कर देती हूँ तुम्हारे। बाय बाय। हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, अच्छा मेरी बुलबुल।